अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक जो है वो कॉलरा या हैज़ा से मुतल्लिक़ा है। माज़ी में ये कॉलरा जो है बहुत सी अमवात का सबब बनता रहा है। जिस इलाके में ये फैला करता था उसकी तकरीबन ज़्यादातर आबादी इसमें मुब्तला होकर जो है अपनी जान से जाया करती थी और मौत का शिकार हो जाया करते थे लोग। तो आज भी जब कभी इसकी इन्फेक्शन होती है किसी पर्सन को, तो एक तो ख़ुद उसकी जान को ख़तरा जो है लाहक होता है, प्लस जो सेहतमंद इंसान होते हैं उनको भी इसकी इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो आज हम जो है कॉलरा के बारे में जो है वो मालूमात जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। कॉलरा सबसे जो है हैज़ा, इसकी जनरल कंसिडरेशन देखें तो ये एक जरासीम वाइब्रो कॉलराई की वजह से फैलता है और इसकी इन्फेक्शन जो होती है ये वबा की शक्ल में फैलती है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेहतमंद इंसान में भी ये इसकी इन्फेक्शन चलती है और इसी तरह कम्युनिटी और पूरा इलाका इसकी ज़द में आ जाया करता है। अगर इसको फैलाव देखा जाए तो ये फीकल ओरल रूट जो फैलता है, मसलन कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी स्टूल पास करता है, पखाना करता है, हाजत पूरी करता है और उसके बाद अपने हाथ जो है वो अच्छे तरीके से वॉश नहीं करता, तो इसके जरासीम जो है वो उसके नाखूनों में उसके ये जरासीम मौजूद रहते हैं जो उसके पखाने से वो जो है वो कंटेमिनेटेड हुए थे हाथ। तो वो जब वो हाथ वॉश किए बग़ैर किसी ख़ुराक को वो तैयार करता है, बनाता है या किसी ख़ुराक को वही इन कंटेमिनेटेड हाथ जो है वो लगाता है और वो ख़ुराक भी जो है वो कंटेमिनेट जो है वो उस जरासीम में कंटेमिनेटेड हो जाती है, या कोई मशरूब है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो जब वो कंटेमिनेटेड मशरूब या ख़ुराक जो है जब एक सेहतमंद इंसान खाता है तो वो भी इसकी वाइब्रो कॉलराई की इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाता है। जब ये एक दफ़ा ये जरासीम वाइब्रो कॉलराई जो है इंसानी जिस्म में चला जाता है तो इसकी ग्रो जो है, इसकी नशो नुमा जो है वो इंटेस्टाइन्स में, अंतड़ियों में होती है। ज़्यादातर छोटी आंत का जो इलियम हिस्सा होता है वहाँ पे ये अपनी नशोनुमा करता है और ये वहाँ पे एक एक्सटॉक्सिन पैदा करता है, एक टॉक्सिन या जहर पैदा करता है। ये जहर जो है ये एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। उसके एक्टिवेशन की वजह से जो गट वाल होती है, जो अंतड़ियों की अंदरूनी ल्यूमन होता है, वहाँ पे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वाटर और क्लोराइड की हाइपर सक्रीशन होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा इखराज शुरू हो जाता है। इन तमाम चीज़ों का रिज़ल्ट ये निकलता है कि मरीज़ को एक्सेसिव और मैसिव डायरिया जो है बहुत शिद्दत के साथ दस्त आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी क्वांटिटी अमूमन जो है 15 लीटर पर 24 आवर तक होती है कि 24 घंटे में तकरीबन 15 लीटर डायरिया जो है वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाता है। और ये जो कैफियत है इतनी मैसिव डायरिया होने की, ये 50% लोगों में जो है हाई रिस्क चलता है और अमवात का सबब बनता है। आगे चल के मैं इसकी जो है साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूँ। सिम्टम्स में अगर इसको देखा जाए तो ये सडन जो सीवियर टाइप का डायरिया है और जो इसका जो लिक्विड डायरिया का जो खारिज हो रहा होता है, पखाना जो खारिज हो रहा होता है वो ग्ले रंग का या टर्बिड होता है, गदला होता है, उसमें ब्लड शामिल हो सकता है, उसमें पस शामिल हो सकती है। लेकिन इतने पखाना ज़्यादा मिकदार में आने के बावजूद जो स्टूल की जो पखाने की
बू हुआ करती है वो इसमें नहीं होती। तो कॉलरा वाले मरीज़ में चाहे डायरिया है, पतला स्टूल आ रहा है, बहुत क्वांटिटी में खारिज हो रहा है, लेकिन वो अडोर लेस होता है, उसमें किसी किस्म की बू नहीं होती। इसको जो है राइस वाटर स्टूल भी कहा जाता है कि जैसे चावलों का पानी होता है वैसे जो है स्टूल की या पखाने की रंगत जो है वो कॉलरा वाले मरीज़ की होती है। दूसरे साथ इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग और डायरिया के नतीजे में इसको डिहाइड्रेशन जैसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि जिस्म में पानी और मिनरल्स की मिकदार या इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार जो है वो कम हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो डिहाइड्रेशन हमेशा ऐसे लोगों में ज़्यादा जल्दी अपीयर हो जाती है जो डायरिया का शिकार हों और प्लस वॉमिटिंग का शिकार हो। तो जहाँ पे ये डायरिया एक्सेसिव मिकदार में डायरिया है और पखाने की रंगत जो है राइस वाटर जैसी है, तो साथ उसको डिहाइड्रेशन हुई है, तो डिहाइड्रेशन की सिम्टम्स भी इसमें साथ जो है वो शामिल हो जाएंगी। मसलन कि उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, होंठ ड्राई हो जाएंगे, हलक ड्राई हो जाएगा और उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मसलन अगर आप उसके हाथ के स्किन को ऐसे पकड़ के छोड़ेंगे तो ये मेरी स्किन तो फ़ौरन वापस चली गई है इलास्टिसिटी की वजह से। अगर बंदा जो है डिहाइड्रेशन का शिकार होगा तो उसकी स्किन जो है अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएगी, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी डिहाइड्रेशन वाले मरीज़ की। तो ये क्लिनिकल उसका जो है टेस्ट भी होता है कि बंदा डिहाइड्रेशन में शिकार है या नहीं है, तो आप इससे जो चेक भी कर सकते हैं। तो एक तो ये अलामात जो तमाम हैं उसके साथ डायरिया और वॉमिटिंग के साथ ये अलामतें भी शामिल होंगी। अगर मरीज़ अडल्ट है तो वो तो अपनी प्यास का बता सकता है, अपनी दूसरी अलामात का डायरिया वगैरह का बता सकता होता है। लेकिन अगर ये मरीज़ कॉलरा में बच्चा कोई मुब्तला हो गया, 5 साल से कम मुब्तला हुआ है, तो वो बच्चा जो है बिल्कुल निढाल सा नज़र आएगा। वो जो है अगर रोएगा तो आंसू जो है उसके खुश्क हुए होंगे, आंसू भी उसके खारिज नहीं होंगे, बिल्कुल निढाल सा मदहोश सा नज़र आएगा। और उसको यूरन जो है वो पैम्पर वो गीला नहीं करेंगे, उसके लवाकिन आपको बताएंगे कि इसके ने पैम्पर जो है वो गीला नहीं किया, इसका मतलब उसको यूरन भी कम मिकदार में आ रहा है क्योंकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है। इसकी मैनेजमेंट की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले इसकी जो मैनेजमेंट करनी होती है वो डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए रीहाइड्रेशन का मेकनिज़म अपनाया जाता है। रीहाइड्रेशन मीन कि जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस को बहाल करने को रीहाइड्रेशन कहते हैं। रीहाइड्रेशन के लिए अगर तो मरीज़ को वॉमिट कंट्रोल में है वो ओरली ले सकता है, तो उसको ऐसा सलूशन देंगे जैसे कि ORS वगैरह, तो वो उसको पिलाएंगे तो उससे रीहाइड्रेशन हो जाती है। अगर बंदे को वॉमिट हो रही है तो उसके लिए वो IV लाइन जो है वो मेंटेन की जाती है। IV लाइन मेंटेन करने जो है उसमें भी वो वाटर बैलेंस जो मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगर कोई सजेशन है या कोई सवाल है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा।